हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और ये क्लासेस एलडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। बट ये क्लासेस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी काम की है जो वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, ग्राम सेवक या आगे आने वाली एसआई वगैरह जहाँ कहीं भी मैथ्स आती है तो वहाँ पर ये क्लासेस आप लोगों के लिए उपयोगी रहने वाली है। अगर हम बात करें दोस्तों आज के हमारे टॉपिक की, तो हमारे मैथ्स के अंतर्गत एक टॉपिक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे आप हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम इस वीडियो के अंदर, एक सिंगल वीडियो के अंदर ही निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कंप्लीट डिटेल में समझ लेंगे। उसके बाद में आपको निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो है किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसी वीडियो के अंदर की जाएगी, ठीक है। और आज का इस वीडियो का टैगलाइन है कि मज़ा आएगा भिड़ू, देखना पूरा फील आएगा ज्योमेट्री का, देखना पूरा फील आएगा ज्योमेट्री का। देखिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो अपन बात कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। अपन जो है इस पॉइंट को कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड वाले को, और अपन बात कर रहे थे फोर्थ पॉइंट पर, जिसके अंदर एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं कंप्लीट हो चुका है, सरल रेखीय आकृतियां कंप्लीट हो गई, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, समरूप त्रिभुज कंप्लीट हो गए। आज अपन बात करने वाले हैं यहाँ से कार्तीय निर्देशांक पद्धति के बारे में, फिर दो बिंदुओं के मध्य की दूरियों के बारे में, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का जो आंतरिक और बाह्य विभाजन होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द लाइंस एंड ऑफ द 2 पॉइंट्स, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और इसको आज अपन जो है क्वेश्चंस के साथ ही कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में अपना ये चौथा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 7 पॉइंट है, उसमें से 2 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 2 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या है? वैसे तो आप किसी एक पर्टिकुलर बिंदु को कहीं पर निर्देशित करते हैं, कहीं पर शो करने के लिए जो अलग अलग आप कुछ विशिष्ट संख्याएं लोगे, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसी कुछ संख्याएं लेकर के किसी पर्टिकुलर बिंदु की आप जो है स्थिति बताएंगे, तो उससे को पद्धति को ही हम क्या कह रहे हैं? निर्देशांक ज्यामिति कह रहे हैं। क्योंकि जब आप पद्धति जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे तो उसके अंदर एक आकृति भी बनी रही होगी, तो इसीलिए कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। अब निर्देशांक ज्यामिति क्या है, कितना है, उसके बारे में कोई एलडीसी के एग्जाम में नहीं पूछने वाला, वो पूछा जाता है टीचर के एग्जाम में। अपने कोई मतलब है नहीं, अपने को केवल एक चीज़ तो ये समझनी है कि ये निर्देशांक ज्यामिति के अंदर 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसमें ये होता है एक्स पॉजिटिव, इधर वाले को जनरली माना जाता है एक्स नेगेटिव, ऊपर जो जाता है उससे वाई पॉजिटिव माना जाता है, और नीचे आएगा उसे वाई नेगेटिव, ठीक है। क्या मानेंगे? नेगेटिव। ये पॉजिटिव बन रहा है तो इसको हटा देते हैं, और नेगेटिव। क्लियर है? अब देखिए, ये जो अपना है ये है फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश। ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश है। ये जो है अपना सेकंड चतुर्थांश है, ये अपना थर्ड चतुर्थांश है, और ये अपना फोर्थ चतुर्थांश है, ठीक है। तो 4 चतुर्थांश होते हैं, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेंट्स होते हैं। और ये क्वाड्रेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको क्या याद रखना है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप याद रखेंगे कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा इसमें एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ हमारे थोड़ी सी आगे अभी काम आ सकती है। मूल बिंदु के अगर निर्देशांक पूछे जाते हैं, या आपको पता होने चाहिए, ये जो 0 बिंदु होता है, इस 0 के जो निर्देशांक होते हैं, ये जो O बिंदु है ना, मतलब सेंटर, मूल बिंदु, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। एक तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसी के साथ में आप ये चीज़ भी याद रख सकते हैं कि
ये जो वाई एक्सिस होता है, इस वाई अक्ष को हम कहते हैं कोटि। वाई को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। और जो एक्स होता है इसे कहते हैं भुज। ये बात भी आप याद रखना, क्योंकि इससे भी जो है जैसे नए शब्द यूज कर ले, भुज, कोटि, तो हमें शब्द नहीं पता हो तब भी हमारे गलती से जो है क्वेश्चन फिर हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्स के क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। वाई को हम क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। और प्रथम चतुर्थांश के अंदर एक्स और वाई पॉजिटिव, सेकंड वाले में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव, फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गई बात? बस इतनी सी ही बात है। अब इस पर बेस्ड अगर सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लूँ मैं आपसे, तो आप देखिए आंसर दीजिएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मान लो कि 3,5 पॉइंट जो है वो कौन से चतुर्थांश में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। दूसरा मैंने पूछा -3,6, ये दोनों बिंदु कौन से चतुर्थांश में हैं। तो दोस्तों देखिए, 3 भी पॉजिटिव 5 भी पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव। तो एक्स और वाई पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। तो ये बिंदु कहाँ पर होगा? ये बिंदु है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये है अपना बिंदु -3 और 6। -3 का मतलब एक्स है नेगेटिव और वाई है पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट। बस, तो ये लो आंसर हो गया। ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इतना इजी, लेकिन फिर भी हमें पता हो तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है ना, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं कि ये छोटी छोटी चीज़ें पता है तो कोई मारेगा, आपको याद ही रहेगा तो काम ही आएगा आगे। भुज कोटि वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत काम आएगा। अब आप जो है कुछ नोट पॉइंट लिख लेंगे, ये अपने काम आते हैं आगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे पहली कि x का कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है अगर, तो इसका मतलब है कि ये जो बिंदु है वो बिंदु कहाँ पर होगा? y पर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी बिंदु का x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब क्लियर है कि बिंदु y अक्ष पर। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा, अगर किसी भी बिंदु का y कोऑर्डिनेट 0 आ जाए तो समझ जाइए कि बिंदु x अक्ष के ऊपर है। ठीक है, क्लियर है ना? और थर्ड आप लिख सकते हैं मूल बिंदु जो होता है उसके निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो वो होते हैं 0,0। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? बस, तो अब ये था अपने निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब अपन बात करेंगे अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर जो अपने सिलेबस में दे रखा है कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो आप लिख लो दो बिंदुओं के मध्य दूरी। दो बिंदु है अगर, और उन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? क्या करना है? दो बिंदुओं के मध्य की अगर हमें दूरी निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं? इसका सीधा सा फॉर्मूला है। बस वो फॉर्मूला जिसको याद रह गया उसका काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा काम? तो आपको भी पता है दोस्तों। अगर मैं यहाँ डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझाऊँ तो ये दो बिंदु है, मान लो ये बिंदु है x2, y2 जिसके निर्देशांक हो, और ये बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1, y1। ठीक है, ये दोनों बिंदुओं के क्या हो गए? निर्देशांक हो गए। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी जो है ये दूरी कैसे निकलेगी? तो दूरी निकलेगी
x2 माइनस x1 के स्क्वायर करने पर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करके। समझ में आ गई बात कैसे निकलेगी? तो ये जो दूरी है दोस्तों, निकालने के लिए आपको x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो और y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लो। x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो। बस यही है अपना एकदम परफेक्टली आंसर। क्लियर हुआ आप सभी लोगों के लिए? तो ये बात आपको याद रखनी है कि दो बिंदुओं की दूरी जो है वो क्या होगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी अब आप ये यहाँ ज़रूरी नहीं है कि x2 माइनस ही x1 करें, आप x1 माइनस x2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर है स्क्वायर, चाहे पॉजिटिव आए चाहे अंदर नेगेटिव आ जाए, अल्टीमेटली स्क्वायर होकर के वो ऐड हो जाएंगे। तो आप x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको तो केवल डिफरेंस लेना है दोनों का। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब यहाँ पर अगर पर्टिकुलर एक केस बना है तो वो बना सकते हैं अपन कि कोई एक बिंदु इसमें से निर्देशांक जो है वो क्या हो जाए, मूल बिंदु ही बन जाए। तो 0,0 ले लो, किसी को भी एक को 0,0 ले लो, तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर मूल बिंदु ही बन जाए, भाई कोई एक बिंदु मूल बिंदु हो जाए, या आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी क्या, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। बस ठीक है ना? तो वो अलग से मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। अब अपन करेंगे क्वेश्चन ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदुओं 2,3 और 4,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो अपने पास में दो बिंदु है। पहला बिंदु क्या है दोस्तों, 2,3 और दूसरा बिंदु है 4,6। सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, यानी ये दोनों किस में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है दोनों के दोनों। ठीक? इनके बीच की दूरी अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना है, दूरी के लिए मैंने क्या बताया, अंडर रूट ले लो और इनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो देखो इधर है 4, इधर है 2, 4 माइनस 2 2 का कर दो स्क्वायर, प्लस ये इधर कितना है y यानी कि 6 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 माइनस 3 तो ये इधर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है? और इधर हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी अपना आंसर आ गया अंडर रूट 13। यही होगी दूरी। समझ में आ गई बात? क्या करा है, केवल x के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लो और y के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लो, उनके डिफरेंस का स्क्वायर करो और फिर उनको ऐड कर दो। ठीक है? समझ में आ गई बात? ये था अपना बेसिक क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है? तो आपको ये करते हुए आना चाहिए कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आगे देखिए, और अपन क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 5,7 तथा 2,4 के, या ऐसा करो, देखो ये तो पॉजिटिव तो ले ही लिया था, एक नेगेटिव ले लो, है ना? तो -4 और -2, ठीक, के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है कि बिंदु है
5,7 और -2, -4, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? पहले तो ये बताओ, ये किस में है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दोनों नेगेटिव किस में होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब आपको बतानी है दूरी। तो दूरी के लिए क्या करेंगे? दूरी के लिए अंडर रूट कर देंगे, और ये देखो, अब इसको अगर x2 माने तो y2 -5 का स्क्वायर प्लस -4 -7 का स्क्वायर, या चाहे तो आप 7, फिर ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और 5 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इधर हो जाएगा -7 की जगह 7 का स्क्वायर। तो -7 का स्क्वायर करो चाहे 7 का स्क्वायर करो, 49 ही आना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 49 प्लस ये 7 और 4 11, 11 का स्क्वायर 121। ये कितना बन रहा है? तो 9 इसमें 130 और 40 हो जाएगा 170। तो अंडर रूट 170 अपना एकदम सही आंसर है। समझ में आ गई बात? ठीक है, वो अब कुछ भी आंसर आ सकता है, जो मर्जी पड़े वो। अंडर रूट 170 न कभी कभी सॉल्व करोगे तो 5 भी आएगा, न कभी नहीं सॉल्व करोगे तो बहुत सारा लंबा भी आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। जो दूरी का फॉर्मूला है बस वो लगा दो, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दोनों के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और डिफरेंस लेकर के स्क्वायर, और फिर अंडर रूट लगा देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और छोटा सा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों नंबर 3 पर, और ये है क्वेश्चन की मूल बिंदु से, किससे? मूल बिंदु से बिंदु -3, -4 की दूरी बताएं। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि मूल बिंदु से दूरी। अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0, यानी ये कह रहा है कि 0, 0 से इसकी दूरी बताओ। तो मेथड फर्स्ट क्या कहता है? मेथड फर्स्ट कि आप फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट -3 -0, यानी वो -3 ही आएगा। तो -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 25, यानी ये आ जाएगा 5। समझ में आ गई बात? 5 इकाई जो भी इसकी यूनिट दे रखी होगी वो आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला क्या है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज रटो। कौन सा? जिससे दूरी पूछी है उसी का स्क्वायर और y का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट जिस बिंदु की दूरी पूछी जा रही है ना मूल बिंदु से, उस जिस बिंदु से पूछी जा रही है, जिस बिंदु की पूछी जा रही है उस बिंदु के निर्देशांकों का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, यानी -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 5। ऐसे तो आप या तो ये पूरा फॉर्मूला यूज करो, नहीं तो आपको खुद को पता है कि भाई 0, 0 x1 और x2 पुट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलो बढ़ते हैं एक थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की और। तो अपना नंबर 4 पर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि बिंदु x, 3 और बिंदु 5, 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान बताओ। ठीक है, तो दो बिंदु दिए हुए हैं। अब देखो भाई, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, जरूरी तो नहीं है हर बार दूरी ही पूछे। तो इस बार क्वेश्चन क्या पूछा है कि दो बिंदु है x, 3 और 5, 7, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो क्या होगी? वो दे रखी है 5।
तो बताओ ये x बिंदु क्या होगा। मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर बता दी कि इतनी है दूरी, तो बताओ अब इतनी दूरी है तो वो बिंदु है क्या अल्टीमेटली, ये कहना चाहता है। तो कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है दूरी का, फॉर्मूला है अंडर रूट x2 यानी कि 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर यानी 16 बराबर कितना दे रखा है 5। दोनों तरफ कर दो स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 16 बराबर 25। ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 होता है 9। 5 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट में आएगा तो अंडर रूट 9 की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3। यानी अब अपने पास में x बराबर देखो प्लस साइन लेने पर अलग आंसर आएगा और माइनस साइन लेने पर, तो जब प्लस साइन लेते हैं तब देखो तो प्लस साइन लिया तो प्लस 3 यानी ये इधर आएगा तो 5 माइनस तो ये आ जाएगा x बराबर 2। जब माइनस साइन लोगे तो आपके माइनस साइन इधर आएगा तो x बराबर आ जाएगा 8। बस तो देखो x की दो वैल्यू आ रही है, या तो x बराबर 2 होगा या x बराबर 8 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ग्राफ के अंदर दो बिंदु है ऐसे जिसकी दूरी 5,7 से अगर हम निकालें तो 5 है। बस क्लियर है, इतना सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको निकालने आने चाहिए आंसर। क्लियर है। तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन मैंने देखो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो 3-4 बता दिए हैं। तो अब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि दो बिंदु के मध्य दूरी कैसे निकालेंगे। अब आपको कुछ छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो एक भुजा दे दी जाए तो दूसरी भुजा के निर्देशांक में आप ये फॉर्मूला लगाइए और उसकी दूरियों को बराबर करके आप निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस आप करिए। और अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपकी उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये था अपने दोस्तों क्या निर्देशांक ज्यामिति और जो आपके दो बिंदु हैं उनके मध्य की निर्देशांक की दूरी या निर्देशांक दूरी निकालने का तरीका। ठीक है, फॉर्मूला बता दिया। अब अपन बात करेंगे आगे, वो है अपना क्या, किसी भी रेखाखंड को विभाजन करते हैं जब अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें भी केवल फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूले ही याद रखने हैं, अपने ज़्यादा इसके बेजामारी में नहीं पढ़ना है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे हुआ, वो सब मैथ्स वालों का काम है, अपना काम है, मेरा काम है। आपका उससे कोई रोल नहीं है, आपको तो केवल सीखना है। तो रेखाखंड का विभाजन, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि भाई कोई भी रेखाखंड है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड कर रहे हैं, सपोज करो ये अपने पास एक आ गया रेखाखंड, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए एक तो यहाँ से भी तो हम कह सकते हैं कि ये मेरे से 5 सेंटीमीटर दूर है और ये मेरे से इतना दूर है, तो इसका और इसका अनुपात निकल जाएगा। ठीक है। या हो सकता है कि वो बिंदु अंदर ही हो, तो वो बिंदु अगर डिवाइड करने वाला अंदर है, दोनों ये आपके मान लो कि के एम लाइन रेखाखंड है, ठीक है, उसके अगर अंदर ही वो विभाजित करने वाला बिंदु है तो हम उसका नाम देते हैं अंतः विभाजन। क्या नाम देते हैं? अंतः विभाजन। और अगर वो बिंदु बाहर से उसको रेखाखंड को विभाजित कर रहा है तो आप इसे कहेंगे बाह्य विभाजन। भाई बाहर से करेगा तो बाहर का विभाजन, अंदर से करेगा तो अंदर का विभाजन, सीधी सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है। अब अंतः विभाजन जब होता है तब आपको फॉर्मूला कौन सा लगवाना है, या जो ये P बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो वो होंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये हो सकता है ना भाई m अनुपात n में डिवाइड कर रहा हो, और ये मान लो कि आपके किसी और अनुपात में भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो ये आ गया, और ये इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही my2 प्लस
ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। अब इसका मैं पर्टिकुलर एक डायग्राम बना रहा हूँ जो इसके लिए होगा वो बाहर, चलो ऊपर वाले को मिटा के सही कर देते हैं। तो इसका कोई काम नहीं था, ये इसको हटा दो। अब देखो, ठीक है, तो ये मान लो कि ये है केस। तो ये P बिंदु क्या कर रहा है, इस Km को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, ठीक है। इसके निर्देशांक x, y होंगे और इनके क्या होंगे, मान लो इसका है x2, y2, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1, y1। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो है क्या करना है, m और n का मल्टीप्लाई दोनों के अपोजिट से करना है, यानी n का मल्टीप्लाई इससे होगा और इधर वाले अनुपात का इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई होगा, बस, ठीक है ना। मतलब जिस तरफ अनुपात है आपका उसी तरफ के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई नहीं करना, उसके अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो बस ये देख लो, m का गुणा होगा x2 से, ये हो गया। ऐसे ही n का गुणा x1 से, ये हो गया। फिर ऐसे ही इधर y वाले केस में भी है, m y2 हो जाएगा और n y1 हो जाएगा, बस ये लगा दो। अगर बाह्य विभाजन की बात करें तो बाह्य विभाजन में भी सेम इसी टाइप का फॉर्मूला आता है, बस उसके अंदर एक ही फर्क होगा, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा mx2 माइनस mx1 डिवाइड बाय m माइनस n और my2 माइनस ny1, ये m नहीं आएगा, इधर n आएगा, n my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n। क्लियर है आप सभी लोगों के? समझ में आ गई बात? तो ये है P बिंदु के निर्देशांक। जब ये P बिंदु अगर बाहर उपस्थित हो, लाइन के इधर कहीं, यहाँ पर कहीं बाहर की ओर, और अगर अंदर की तरफ उपस्थित है तो ये होंगे इसके निर्देशांक। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मुझे नहीं लगता अब किसी प्रकार का कहीं पर कोई डाउट होगा, ठीक है। तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन क्या है वो समझ में आप लोगों के आ गया होगा। क्लियर है ना? एक आपको और लिखवा देते हैं इसी के साथ में, ये तो दो फॉर्मूले लिखवा ही दिए, एक और आप लिख लो फॉर्मूला, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मिड पॉइंट जो होता है, दो लाइनें, दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो रेखाखंड है या जो लाइन है उसके मिड पॉइंट के निर्देशांक क्या होते हैं? तो उसके मिड पॉइंट के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये होंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? अब मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई डाउट होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चंस। आप लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2,1 तथा 3,5 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में
बाह्य विभाजित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है अपना, उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो 2,1 और 3,5 दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करते हो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो बिंदु है वो मान लो P है, तो उस P बिंदु के निर्देशांक होंगे x, y, यानी ये आपको x और y निकालना है। तो बस x बराबर क्या होता है, देखो अब जब भी आपको क्या पूछा है के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, यानी बाह्य विभाजित वाला फॉर्मूला, बाह्य विभाजित का फॉर्मूला क्या था, बाह्य विभाजित का फॉर्मूला था m, तो देखो m x2 माइनस n x1, इसमें से एक को m मान लो, एक को n, तो ये m अनुपात n है, तो m की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 3, तो m x2 यानी देखो अब इधर पहले अच्छा एक बार मैं लिख लेता हूँ सब कुछ। देखो m बराबर हो गया 2, n बराबर हो गया 3, x1 बराबर है 2, y1 बराबर है 1, x2 बराबर है 3 और y2 बराबर है 5। ये सब वैल्यूज़ अपन ने निकाल ली। अब x कोऑर्डिनेट क्या है, फॉर्मूला m x2 माइनस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 3 माइनस 3 गुणा x1 है 2 अपॉन में 2 प्लस 3 5, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0, यानी ये आ जाएगा 0। x क्या आ गया, मिड पॉइंट का जो आपके बाह्य विभाजित कर रहा है उसमें x के जो निर्देशांक है वो तो आ गए 0। अब y के लिए भी वही फॉर्मूला है m y2 माइनस n y1 डिवाइड बाय m माइनस n। ठीक है, ये इधर प्लस कर दिया, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ऊपर ही इसमें तो 0 आ रहा है। इधर देखो क्या हो जाएगा, अब m है 2, y2 कितना है, y2 है 5 माइनस n कितना है 3 गुणा y1 कितना है 1 डिवाइड बाय m 2 माइनस 3 यानी माइनस 1। तो देखो 5 2 जा 10, 10 माइनस 3 7, 7 अपॉन माइनस 1 यानी माइनस 7। तो निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 0, -7। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो जो बिंदु आपका ये 0, -7 है, ये 0, -7 बिंदु जो है इस रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। जो रेखा क्या कर रही है, आपके 2,1 और 3,5 को मिला रही है, इसको जोड़ रही है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए, तो ये था एक बाह्य विभाजित पर क्वेश्चन। अब अपन एक ऐसा ही और क्वेश्चन करेंगे, लिखिएगा आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देता हूँ मैं, आंतरिक विभाजन में भी वही फॉर्मूला लगेगा इसलिए। क्वेश्चन है x अक्ष बिंदुओं ए निर्देशांक तो हो जाएंगे, ए के तो क्या 3, -5 और बी के हो जाएंगे -4, 7। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स अक्ष जो है आपकी, जो एक्स एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस बिंदु है ए और बी, इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको किस अनुपात में काटेगी। यानी
सॉल्यूशन अगर हम देखें दोस्तों तो देखिए ये कोई एक लाइन है, मान लो इसके ये निर्देशांक है 3, -5 और इसके निर्देशांक है -4, 7। इसको ये अपना कोई एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक्स अक्ष, ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये आपको पता लगाना है। तो मान लो कि ये विभाजित करता है m1:m2 में। बस मानने का क्या जा रहा है भाई, मान लिया जो अनुपात आएगा वो m/n भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस बार थोड़ा सा m1:m2 मान लिया, ठीक है। आपके अनुपात अगर mn मानना है तो लो मैं भी mn ही मान लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। जो पहले माना था ना वही अनुपात मान लो कि m/n में विभाजित कर रहा है। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि अगर x अक्ष बिंदु इस और इसको मिलाने वाली रेखा को काट रहा है, इसका मतलब x अक्ष के ऊपर ही होगा वो बिंदु। और अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर है तो ये फिक्स है कि उसका y कोऑर्डिनेट तो हो गया 0। तो इसको मान लो ये P बिंदु है, तो इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे x, 0, ठीक है। इसका मतलब हम y वाला फॉर्मूला अगर लगाएं तो क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट बराबर क्या होता है m1/2 माइनस m-y2 और n गुणा y1 डिवाइड बाय किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ कोई दे नहीं रखा है तो हम आंतरिक विभाजन ही मानते हैं, और m+n। अब ये जो है 0 क्यों है, ये P बिंदु के निर्देशांक लिया है हमने, कौन सा वाला y वाला। तो देखो अब ये हो जाएगा 0 बराबर m की वैल्यू नहीं पता है, y2 की वैल्यू तो है ना 7 प्लस n गुणा -5 और नीचे ये दोनों ऐड होके चल ही रहे हैं, वो दोनों ऐड होकर इधर चले जाएंगे तो वो चला ही जाएगा। तो 0 बराबर भाई m+n है, उसका गुणा हुआ 0 से तो वो तो 0 हो गया। तो यह आ जाएगा 7m - 5n, यहाँ से आ जाएगा m/n कितना दोस्तों, अरे इस 5 को इधर भेज देना, इधर बचेगा m और n, तो वो कितना आ जाएगा अनुपात, वो आ जाएगा 5/7। यानी जो x एक्सिस है वो ये जो रेखाखंड है जो कि जुड़ रहा है a और b बिंदु से, उसको 5:7 में विभाजित करेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। किसी प्रकार का कोई डाउट, मुझे नहीं लगता है होगा किसी के मन में ऐसा डाउट आ रहा है क्या। तो बस आपको ये आंतरिक और बाह्य विभाजन के जो फॉर्मूले आज बताए हैं ये याद होने चाहिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। चलो तो अब मैं आप लोगों को एक जो है और क्वेश्चन करवा देता हूँ छोटा सा, ताकि आप लोगों के और भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, यदि एक सरल रेखा बिंदु 4,0 एवं 0,3 बिंदु K,3 पर समद्विभाजित होती है तो K का मान बताएं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन अपने पास में, क्वेश्चन है कि यदि एक सरल रेखा है जो बिंदु कौन सा ले रही है 4,0 और 0,3, इन दो बिंदु को बिंदु है K,3 पर समद्विभाजित करती है। ठीक है,
क्या है इसका मतलब, देखो ये है अपने पास एक बिंदु और एक ये है। ये बिंदु है मान लो 0,3, ये बिंदु है मान लो 4,0। इनको एक सरल रेखा है ये रही, जो इनको क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, यानी दो बराबर भागों में बांट रही है। और किस बिंदु पर बांट रही है, तो उस बिंदु के निर्देशांक भी दे दिए। कितने दिए, k,3। कितने दिए हैं, k,3। आपको पूछ रहा है k का मान। अरे भाई जब समद्विभाजित कर रहा है इसका मतलब मध्य बिंदु कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। और मध्य बिंदु जो होता है P, जो कि अपन यहाँ मानेंगे ये रहा, इसकी बात हो रही है इस P बिंदु की जहाँ ये कट करता है। P बिंदु के निर्देशांक क्या है, k,3। और ये बराबर किसके होंगे, ये मध्य बिंदु है ना, क्योंकि इसने बोला है समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटे। तो x कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा x1 प्लस y1 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और एक आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये हो जाएगा, देखो x1 की वैल्यू 4 प्लस 0 4 अपॉन में 2, और 0 प्लस 3 यानी 3 अपॉन में 2, तो यह आ गया 2,1.5। क्लियर है अपने लिए। अरे क्लियर हुआ क्या, तो इसने अपने को क्या बोला है दोस्तों, बेसिकली कि भाई अपने पास में, एक सेकेंड दोस्तों, ये यहाँ दोस्तों अपन ने इसको 3 मत करो, ये इसके निर्देशांक था 0,6। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको 0,6 लोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3। भाई गलत क्यों आ रहा था, मैं ये सोच रहा था यहाँ आ रहा था ना 1.5, वो नहीं आएगा। 0 प्लस 6 यानी 6 अपॉन में 2, तो ये आ गया 3। जबकि अपन को बोला क्या है कि k,3 है इसके निर्देशांक, जबकि हमने जो निर्देशांक निकाले वो क्या थे, 2,3। तो इसका मतलब देखो 3 तो आ रहा है, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो जो एक सरल रेखा है बिंदु 4,0 और 0,6, इन दोनों को k अनुपात k,3 बिंदु पर कट कर रही थी, लेकिन समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब दो समान भागों में, दो समान भागों में कौन बांटता है, जो मध्य बिंदु हो। और मध्य बिंदु में अगर है तो मैंने आपको बताया ना कि मध्य बिंदु है, इसका मतलब m और n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 1, दो बराबर भागों में बांटेगा। और 1 1 है तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, या आप जो है मैंने ट्रिक बताई है भाई, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये कर दो। नहीं तो फिर पूरा मेथड क्या, m और n दोनों की वैल्यू 1 1 मान लो, और फिर यहाँ पर आंतरिक विभाजन का फॉर्मूला लगा दो, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, और जिससे उससे भी करोगे तो आंसर ये का यही आएगा, k बराबर 2 आना है, वो 2 ही आएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क दिया जा रहा है, जिसको आप आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है कि बिंदु है अपने पास 4,5 और -3,2 के बीच दूरी। ठीक है, आपको दूरी निकालनी है इसके बीच की। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि 4,6 और 5,2 को 1,2 किस अनुपात में बांटता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करने हैं दोनों, और इनके आंसर्स कमेंट करके बताने हैं। और दोस्तों इसी के साथ में आज अपने लैब असिस्टेंट LDC के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने 2 टॉपिक जो दे रखे हैं वो कंप्लीट होते हैं। एक तो ज्योमेट्री वाला पोर्शन के, और एक अपना गुणनखंड वगैरह जो अपन है पहले ही कर चुके हैं। अब कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। और राजस्थान एकेडमी से लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन होंगे, साइंस का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो बार बार विद्यार्थी जो है आप भी कमेंट नहीं करें,
कि सर जो है रिजल्ट क्या आया, हमारा नहीं आया, न भी PDF का है, तो अभी रिजल्ट आया ही नहीं है, इसलिए कमेंट भी ना करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलेंगे अब अगली क्लास में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आगे जो है आप लोगों के लिए कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।